हेलो, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने अभी पहले लेसन किया था, उसमें आग्नेय चट्टानें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से या विघटन से जो सामग्री प्राप्त होती है वो तलछट में एक स्थान से दूसरे स्थान पे धीरे धीरे नीचे जमा होती है, जिससे इन अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें कहलाएंगी। इन चट्टानों का निर्माण जल और वायु के द्वारा होता है, इसलिए इनको जलज चट्टानें भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इनका? जलज चट्टानें। सैंडस्टोन, शैल, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सब क्या हैं? अवसादी चट्टानें। ये चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं। पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष पदार्थ मूल रूप से इनमें पाए जाते हैं और वो धीरे धीरे बाद में क्या बन जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। सूक्ष्म कण ऊपर की परत में और बड़े कण है वो नीचे की परत में। छोटे कण ऊपर और बड़े कण नीचे। इन चट्टानों की अपेक्षा किन चट्टानों की? आग्नेय की अपेक्षा ये छिद्रदार और कोमल भी होती हैं। फिर है मुख्य अवसादी चट्टानें। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। बालू पत्थर भी एक अवसादी चट्टान है। तो चूना पत्थर ये महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान है। ये चट्टानें सीप, घोंगा, मूंगा पौधों से बनती है, यानी समुद्री जीव और पौधों से। खनिजों के मिश्रित होने के कारण इनका रंग सफ़ेद से लेकर के भूरा, धूसर रंग का या काले रंग का भी हो सकता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 40% से 98% तक पाई जाती है। इसलिए नमक अम्ल के साथ ये क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CaCO3 है चूना पत्थर, और नमक अम्ल है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर है बालू पत्थर। ये पत्थर बालू से बनता है। इसमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज के कण पाए जाते हैं। सिलिका, लोहा, ऑक्साइड और चूना आदि पाया जाता है। इन चट्टानों की सतह खुरदरी होती है और इनका रंग काला, पीला, गुलाबी, धूसर और लाल रंग का हो सकता है। ये चट्टानें स्तरित होती हैं, स्तर या परत होती हैं इनकी। इनकी मोटाई है वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कुछ मीटर तक की होती है। फिर है रूपांतरित चट्टानें। तीसरे प्रकार की चट्टान कौन सी है? रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कौन सी चट्टानें बनती हैं? रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। इन चट्टानों में ये परिवर्तन किसके कारण होते हैं? जल के कारण, दाब के कारण और ताप के कारण। ताप ज़्यादा हो या दबाव लग रहा हो या जल की मात्रा ज़मीन में ज़्यादा जा रही हो, तब वो जो ऊपर की सॉफ्ट जो चट्टानें हैं वो धीरे धीरे अंदर की कठोर चट्टानों में बदल जाती है। तीसरे प्रकार की चट्टानें हैं रूपांतरित, उनमें बदल जाती हैं। तो इनमें रूपांतरित चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो शल्कित चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों में होने वाले इस शल्किन या फोलिएशन, फोइल 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 ऊपर परत 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 एक भौतिक दशा होती है। इसके अंतर्गत खनिज प्लेट नुमा समांतर रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और दानेदार शल्की चट्टानें होती है। इनका उदाहरण है निस, मैग्नेटाइट और सिस्ट। निस, मैग्नेटाइट और सिस्ट। फिर है अशल्कित चट्टानें। इसमें पाए जाने वाले सभी खनिज के अवयव समान विमाओं वाले होते हैं, यानी सब जगह बराबर रूप से खनिज फैला हुआ होता है इसमें। डोलोमाइट के अतिरिक्त क्वार्ट्जाइट अत्यंत कठोर और संगमरमर मध्यम कठोर की अशल्कित चट्टानें हैं। संगमरमर में कोई परत नहीं पाई जाती है, शल्क नहीं होता है, सारी एक जैसी होती है। ये इनकी विशेषताएं क्या हैं रूपांतरित चट्टानों की? कि ये चट्टानें प्राय अत्यंत कठोर और आग्नेय चट्टानों की भांति रवेदार या दानेदार होती हैं। ये शल्कित और अशल्कित दो प्रकार की होती हैं। ये चट्टानें क्रिस्टलीय होती हैं। अब मुख्य रूपांतरित चट्टानों में हमने नाम या उदाहरण लिए थे सिस्ट और संगमरमर। तो सिस्ट क्या है? इनकी उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी चट्टानों से होती है। ऊपर वाली चट्टानों से नीचे वाली चट्टानें बनती हैं। दाब और ताप के प्रभाव के कारण उनका रूपांतरण होने से सिस्ट का निर्माण हो जाता है, जैसे फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज के ऊपर माइका की परत। तीन तीन पदार्थ मतलब चढ़ जाते हैं इन पे। फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज के ऊपर माइका।
ये दानेदार चट्टानें होती हैं क्योंकि इनके कण क्रिस्टलीय होते हैं। चट्टानों के तोड़ने के बाद उसके स्तर अलग अलग हो जाते हैं। इनको पतली होने के कारण हम और ज़्यादा विभेदित नहीं कर सकते। फिर है संगमरमर। संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है। इसका मुख्य खनिज कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट। शुद्ध कैल्साइट चूने पत्थर से बना संगमरमर बिल्कुल सफ़ेद होता है। दूसरे खनिजों से भी कुछ रंग, दूसरा खनिज अगर इसमें मिल जाता है तो इनमें रंग विकसित हो जाता है। राजस्थान में बिल्कुल सफ़ेद मार्बल है। वो दो ज़िलों में, जैसे नागौर ज़िले का मकराना और अजमेर ज़िले का किशनगढ़, वहाँ बिल्कुल सफ़ेद मार्बल निकलता है। और उस सफ़ेद मार्बल से जितने भी अपने बिड़ला के मंदिर हैं वो सारे सफ़ेद मार्बल से बने हुए हैं। अब है मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ क्या हैं। चट्टानों के विघटन से खनिजों का निर्माण होता है। खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समांग यानी समान रूप से अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? आवर्त सारणी में जो हैलोजन और निष्क्रिय गैसों के पास पी ब्लॉक के तत्व हैं वो हैं आपके, जैसे सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, ये हैं आपके। इनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और इनकी निश्चित आकृति या रूप भी होता है। खनिज पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से बनते हैं। निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिकों को जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनने वाले पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक खनिज एक रासायनिक यौगिक होता है। प्रत्येक खनिज क्या होता है? एक रासायनिक यौगिक होता है। खनिज पदार्थों के क्या गुण होते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? खनिज। तो खनिजों के क्या गुण होंगे? खनिज पदार्थों में विभिन्न रंग होते हैं, जैसे नीले, हरे, पीले। खनिजों में विभिन्न प्रकार की चमक भी होती है, जैसे स्वर्ण, कॉपर आदि में एक निश्चित धात्विक चमक होती है। इसी प्रकार कांच और डायमंड आदि में अधात्विक चमक, क्योंकि ये अधातु से बने हैं। डायमंड किससे बनता है? कांच तो बनता है सिलिका से और डायमंड बनता है कार्बन से। हीरा अपरूप है किसका? कार्बन का, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरेन। तो ये अधात्विक चमक होती है। खनिज पदार्थों का अपना अलग अलग विशेष आकार होता है जिसे हम रवा या दाना कहते हैं। ये घनाकार, घन के आकार की, या चतुष्कोणीय, या ट्राइमेट्रिक, या मोनोक्लिनिकल एकंताक्ष, या ट्राई क्लिनिक यानी त्रिंताक्ष, या षष्ठभुजाकार आदि आकार होते हैं इनके। खनिज पदार्थ बहुत कठोर होते हैं, जैसे हीरा। कुछ खनिज पूर्ण पारदर्शी और अपारदर्शी तथा कुछ कुछ तो होते हैं पारदर्शी, कुछ अल्प पारदर्शी और फिर एक होता है अपारदर्शी। तो ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। पारदर्शी वो पदार्थ है, नहीं, पारदर्शी खनिज वो हैं जिनके आर पार हमें दिखाई दे, जैसे कांच। फिर अल्प पारदर्शी, कांच को अपन अल्प पारदर्शी में लेंगे तो अल्प पारदर्शी जिसके आर पार धुंधला दिखता हो, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं दिखता हो, जैसे धातुएं हैं उनके आर पार नहीं दिखता है हमें। एक धातु की पट्टी खड़ी कर दें जैसे एल्यूमिनियम की, लोहे की, तो चद्दर वगैरह, तो उनके पीछे की साइड का हमें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन शीशे को खड़ा करेंगे तो धुंधला धुंधला हमें दिख जाता है। कुछ खनिज बहुत अधिक भारी होते हैं, कुछ मध्यम भार के होते हैं और कुछ बहुत ही हल्के होते हैं। खनिजों के भार को आपेक्षिक घनत्व से प्रकट करते हैं। इससे करते हैं आपेक्षिक घनत्व से। ऐसे घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब है खनिजों का वर्गीकरण। हम खनिजों की बात कर रहे हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर खनिज बनते हैं। और खनिजों का वर्गीकरण है, पहला है उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के खनिज हैं। कौन कौन से? प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता हो,
प्राथमिक खनिज वो खनिज हैं जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघल करके द्रव पदार्थ में बदल जाए और फिर वो द्रव पदार्थ धीरे धीरे ठंडा हो जाए और ठोस में जम जाए, तो ऐसे खनिज पदार्थों को हम प्राथमिक खनिज कहते हैं। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संघटक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहते हैं। यानी हर चट्टान में ये मूल पदार्थ पाए जाएंगे। इनके कणों का आकार है वो 2 म्यू से लेकर के 0.002 मिलीमीटर से अधिक होता है। और द्वितीयक खनिजों का निर्माण इन्हीं प्राथमिक खनिजों से होता है। उदाहरण के लिए क्वार्ट्ज है, आर्थोक्लेज है, मस्कोवाइट है, बायोटाइट है, हॉर्नब्लेड है, ओगाइट, ओलिवाइन, माइका, फेल्सपार, चूना पत्थर, मैग्नीसाइट, ये सारे प्राथमिक खनिज पदार्थ हैं और इनसे क्या बनते हैं? द्वितीयक खनिज पदार्थ। मैंने आपके पहले चैप्टर की PDF डाल रखी है, आप उसमें से पढ़ो और उसी में से अपना होमवर्क करो। फिर द्वितीयक खनिज किसको कहेंगे? मूल प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर, मूल पदार्थों के ऊपर जब जलवायु और रासायनिक संबंधी कारकों की क्रिया होती है तब क्या बन जाते हैं? द्वितीयक खनिज बन जाते हैं। इनके कणों का आकार 2 म्यू से कम होता है। उदाहरण के लिए पायराइट्स यानी FeS2, गिब्साइट, जिप्सम, एपेटाइट, हीमेटाइट, केओलिनाइट, इलाइट, मोंटोमोरियोलाइट और जियोलाइट, ये कुछ द्वितीयक खनिज पदार्थों के उदाहरण हैं। अब आगे है रासायनिक संगठन के आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहले तत्व हीरा, गंधक आदि खनिज तत्व समूह में आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? या तो हीरा या गंधक। फिर है ऑक्साइड, क्वार्ट्ज, हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, लाइमोनाइट आदि होते हैं ऑक्साइड। फिर है कार्बोनेट वर्ग, जिसमें कैल्साइट आ जाए, डोलोमाइट आ जाए, मैग्नेसाइट आ जाए, साइडेसाइट आ जाए। फिर है फेल्सपार के रूप में, तो फेल्सपार के रूप में इनको हम और आगे विभाजित कर देंगे। वो 2 भागों में विभाजन है इनका। किसके रूप में? फेल्सपार के रूप में। एक तो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और एक पेजियोक्लेज फेल्सपार। तो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार क्या है? अम्लीय चट्टानों का विशेष अंग है और मृदा से प्राप्त होने वाला पोटास इसी के अपक्षय से प्राप्त होता है। पोटास है KOH। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार के जल विश्लेषण से क्ले खनिजों का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी। ये चिकनी मिट्टी का अवयव। फिर है दूसरा भाग इसका पेलेजियोक्लेज फेल्सपार। तो कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और सोडा लाइम फेल्सपार, ये 3 आवश्यक फेल्सपार हैं। पेजियोक्लेज फेल्सपार जिसमें क्या है? 3 मुख्य फेल्सपार है, कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम और सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम है NaOH क्षार और CaO बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण। फिर है माइका वर्ग। माइका वर्ग की रचना है वो बहुत ही संकीर्ण होती है और पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, लिथियम आदि के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब है जलयुक्त, और आयरन यानी लोहा, और मैग्नीशियम, लिथियम Mg और Li, इनके हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। और ये 2 प्रकार के हैं ये भी। एक तो है मस्कोवाइट यानी सफ़ेद माइका और दूसरा है बायोटाइट यानी काली माइका। ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है मस्को में तो, और बायोटाइड में काली माइका में पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन इन तत्वों के सिलिकेट होते हैं। फिर है एपेटाइट वर्ग। ये क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट है और मृदा फॉस्फेट का स्रोत है, यानी मिट्टी में मिलता है ये। फिर है हॉर्नब्लेड वर्ग। इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट
यानी सारे सिलिकेट पाए जाएंगे, जिनको हॉर्नब्लेड वर्ग कहते हैं। अब है चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है, चट्टानें विघटित कैसे होती हैं या खंडित कैसे होती हैं, कैसे टूटती हैं। अपक्षय वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। मिट्टी में पाए जाने वाले मुख्य अवयव कहाँ से आई, मिट्टी कैसे बनी। चट्टानों का अपक्षय होने से मिट्टी बनती है। तो चट्टानों का अपक्षय है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो भौतिक, जिसको हम यांत्रिक भी बोल देते हैं, दूसरा है रासायनिक क्रियाओं से, और तीसरा है जैविक कारणों से। पहला भौतिक या यांत्रिक, दूसरा रासायनिक और तीसरा जैविक। तो भौतिक या यांत्रिक जो अपक्षय है उसके बारे में पढ़ेंगे अभी अपन। इसको हम वेदरिंग भी कहते हैं, यानी मौसम के कारण। तो विभिन्न भौतिक शक्तियाँ जैसे ठोस और स्थूल चट्टानों को टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होने की प्रक्रिया को हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। अपने यहाँ नहीं, जहाँ पहाड़ी एरिया है ये उत्तराखंड वगैरह में, वहाँ अपने आप पत्थरों का मतलब टूटना, चट्टानें टूट के गिरना, हिमस्खलन, भूस्खलन और चट्टानों का स्खलन का मतलब अपने आप टूट के आ जाना, गिरना, तो ये होता रहता है। इसको हम कहते हैं भौतिक अपक्षय। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। रासायनिक संगठन यानी मूल पदार्थ उसमें वही रहेंगे, टूट के अलग हो जाएगा तो भी पदार्थ के मूल कण वही आएंगे। ये प्रक्रिया निम्न भौतिक कारकों से होती है। ताप के कारण हो जाती है, जैसे बहुत तेज धूप पड़ रही है और चट्टानें गर्म हो गई हैं, फिर अचानक से बर्फ़ गिरने लगी या बारिश होने लगी, तो वो चट्टानें क्या होंगी, ठंडी होके वो गर्म पे ठंडा गिरने से वो चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, तिड़क जाती हैं। तो तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ चट्टानों की ऊपरी सतह धीरे धीरे गर्म होकर फैलती है पहले, और तापक्रम कम होने पर वो सिकुड़ती है। और इस प्रकार तापक्रम के बढ़ने और घटने से चट्टानें एक बार प्रसरित होती है, फैलती हैं, और एक बार संकुचित होती है यानी सिकुड़ती हैं। तो इसके बाद ये अपने आप क्या हो जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इसके अतिरिक्त चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की ताप के साथ फैलने सिकुड़ने की दर भी भिन्न भिन्न है। हर पत्थर एक जैसा नहीं है, कोई ज़्यादा ताप सहन कर लेता है और कोई नहीं सहन कर पाता है, कोई ज़्यादा ठंड सहन कर लेता है और कोई पत्थर ज़्यादा ठंड सहन नहीं कर पाता है। तो खनिजों की इस प्रवृत्ति के कारण वे टूटकर अलग हो जाते हैं। दूसरा है जल। जैसे ऊंचाई से पर्वतों में जो जल है वो झरनों के रूप में गिरता है, और बहुत ऊंचाई से गिरता है तो अपने जल के कारण वो उसका कटाव करता है, पत्थर का भी। तो वेग से प्रवाहित जल के कारण चट्टानों का कुछ भाग टूटकर अलग जो होता है। और वर्षा जल जब इन टूटे हुए टुकड़ों को लेकर बहता है तो टुकड़ों के आपसी टकराव के कारण, घर्षण के कारण वो और भी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। नदियों में लुढ़क लुढ़क के भी वो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसीलिए लास्ट का जो मुहाना होता है वहाँ जाकर वो बारीक जो मिट्टी है दलदल के रूप में वो जमा हो जाती है, और हम उसको थोड़ा मतलब मिट्टी भी नहीं है और बड़े कंकड़ भी नहीं है, तो उसको बजरी का रूप हम मतलब दानेदार जो हो गया उसको हम बजरी कहते हैं और काम में लेते हैं फिर उसको। तीसरा है बर्फ़। चट्टानों की दरारों में फंसा जल ठंडक के कारण, जैसे चट्टानों में दरार पड़ गई और पानी अंदर फंसा हुआ है और अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, तो वहाँ वो फंसा हुआ पानी किस में बदल जाएगा, बर्फ़ में, और उसका आयतन 9% बढ़ जाएगा, फैलाव करेगा वो, क्योंकि बर्फ़ का आयतन क्या होता है, जल से ज़्यादा होता है। आयतन बढ़ने के साथ वो चट्टानें टूट जाएंगी। तो बर्फ़ जमने से चट्टानों का अपक्षय होता है। फिर है हिमजल। हिमजल का मतलब है जमी हुई बर्फ़ से पानी बनना। तो हिमजल अपने साथ चट्टानों के टुकड़े लेकर बहता है, जिससे ये दाब और रगड़ से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। फिर है हवा। तेज हवा अपने साथ बालू और पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ा कर ले जाती है और चट्टानों की ऊपरी सतह पर कुछ अंश उसका टूट जाता है। फिर है आकाशीय बिजली का कड़कने से भी
वर्षा काल के दौरान मौसम में आकाशीय बिजली के कड़कने के फलस्वरूप चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और बाद में ये चट्टानें टूट करके बिखर जाती हैं या विखंडित हो जाती हैं। ये तो है पहला प्रकार का भौतिक अपक्षय। अब दूसरा है रासायनिक। चट्टानों और खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन के परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय में जल की उपस्थिति होने के कारण यह प्रक्रिया तेज होती है। उष्णकटिबंध क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, मरु प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। रासायनिक अपक्षय है उसके भी कई प्रकार हैं। पहला है जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। चट्टानों के खनिज का संपर्क जब जल से होता है तो जल का हाइड्रोजन आयन खनिज के धन भाग के साथ स्थानांतरित हो जाता है। किसके साथ? जल के हाइड्रोजन को तो अलग कर देता है और धन भाग है वो खुद आ जाता है जो चट्टानों के अंदर होता है, कोई भी धनात्मक आयन। फिर उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है। इस प्रक्रिया में जल अणु हाइड्रोजन आयन यानी +H और हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन में टूट जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लग जाती हैं। ये जल के अणु चट्टानों और खनिज पदार्थों के साथ मिलकर नए यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं और जल अपघटन एक दोहरा अपघटन प्रक्रम है। जैसे कोई एक वो थी ऑर्थोक्लेज KAlSi3O8, ये कोई दूसरी चट्टान है, मान लो कोई अवसादी चट्टान का कोई अवशेष है ये, और उस पर जल की क्रिया हो रही है तो इसका K निकल जाएगा और H आ जाएगा। तो हमने पहले बोला है KAlSi3O8, तो अब K की जगह क्या लेंगे? H कहाँ से आ गया? जल से। तो ये हो जाएगा HAlSi3O8 और पहले अपना HOH यानी जल था, अब KOH हो जाएगा, K बाहर आ जाएगा OH के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अम्लीय सिलिकेट मृतिका बन गई है और था क्या अपना? ऑर्थोक्लेज था। तो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार खनिज जल योजन के फलस्वरूप अम्लीय सिलिकेट मृतिका का यौगिक बनाती है जो अधिक विलय होता है और ये पुनः संयोजन से बॉक्साइड का निर्माण करता है। बॉक्साइड आपका एक एल्यूमिनियम का अयस्क है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। Al2O3 को बॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्साइड। तो ये अपना जो HAlSi3O8 था, इसका 2 अणु लेकर के 8 अणु HOH करेंगे या हाइड्रोलिसिस करेंगे या जल अपघटन करवाएंगे तो बॉक्साइड बन जाएगा Al2O3 और 3 अणु साथ में जल के रहेंगे 3H2O। बाकी सिलिसिक अम्ल बन जाएगा, सिलिसिलिक अम्ल बन जाएगा, वो होंगे 6 अणु, 6 अणु H2SiO3, H2SiO3। ऐसे ही जल योजन भी होगा। जल अपघटन और जल योजन दोनों क्रिया हैं। तो जल योजन ये थोड़ी रासायनिक अभिक्रिया वाली आ गई हैं, तो मैं थोड़ा बोर्ड पे पढ़ाऊंगी इनको, ठीक है। थैंक यू।